Hello class, today we start in calorimetry फेज चेंज। समझना है यहाँ पे कल के लेक्चर में अपन ने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ा था। उसमें ये सीखा था कि भाई अगर आप क्या होता है दो लिक्विड बात समझ में आ रहे हैं ना, और दो लिक्विड ऐसे होते हैं कि जिनके फेजेस सेम है और दोनों को मिक्स कर रहे हो, तो मिक्स कर रहे हो तो कॉमन टेम्परेचर निकालना था। या हो सकता है कि एक ब्लॉक हो और जो कि नॉन मिक्सिंग हो, मतलब मिक्स नहीं हो सकते हैं, बात समझ आ रहा है, और दूसरा क्या होता है लिक्विड होता है, दोनों को एक साथ रखा तो कॉमन टेम्परेचर निकालना हुआ। आज के लेक्चर में अपन पहले तो ये सीखेंगे कि जैसे आइस को वेपर में मिक्स करो या क्या होता है यहाँ पे वाटर में मिक्स करो तो क्या होगा कॉमन टेम्परेचर, कितना आइस मेल्ट होगा, ये सारी प्रोसेस आज समझना है। कहने का मतलब बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ पे तो आज का लेक्चर लेटेंट हीट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है यहाँ पे? लेटेंट हीट। तो आपको दो चीजें यहाँ पे समझा रहा हूँ, दो पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने। फर्स्ट पॉइंट लिखा है हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। तो याद रखना Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T फॉर्मूला लगता है। अगर कभी भी किसी भी बॉडी का मान लो यहाँ पे कोई भी ब्लॉक है, ठीक है, अगर इस ब्लॉक को हीट दिया जा रहा है, इस ब्लॉक को क्या कर रहे हो यहाँ पे हीट दे रहे हो, तो हीट दोगे तो ध्यान देना यहाँ पे अगर हीट दोगे तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर चेंज आ रहा है। मान लो यहाँ पे टेम्परेचर T1 से चेंज हो गया, कितना हो गया यहाँ पे T2, और इसका मास क्या दे रखा है m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s। तो याद रखना जो हीट दे रहे हो ना, जिसमें टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हो रहा है, वो हीट का वैल्यू कितना होगा ms डेल्टा t। डेल्टा t का मतलब क्या होता है T2 माइनस T1। समझ में आ रहा है ना? या इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है ms डेल्टा t, जो कि यहाँ पे फॉर्मूले में दिया है। ये याद रखना टेम्परेचर का चेंज है। ये क्या होता है यहाँ पे, ये एग्जांपल जो दिया है वो टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर चेंज। अगर मैं टेम्परेचर चेंज ना करके फेज चेंज करता हूँ, टेम्परेचर चेंज करने का मतलब समझो यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे वाटर लिया हमने, क्या लिया यहाँ पे वाटर, एक बेसल है और इसमें वाटर है। अभी क्या होता है 10 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है ना। ये क्या होता है यहाँ पे टेक क्या ले रहा है वाटर का, तो यहाँ पे वाटर कितना 10 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे है और इसका टेम्परेचर क्या होता है 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यहाँ पे अभी चेंज क्या कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज आ रहा है। किसका चेंज आ रहा है यहाँ पे? टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर का चेंज कर रहे हो तो क्या वाटर अभी मतलब यहाँ पे 10 से 80 ले जाओगे तो क्या वेपर बन जाएगा या आइस बन जाएगा? सवाल ये सोचोगे। तो यहाँ पे सवाल जब ये आता है तो ये समझ में आता है कि 10 डिग्री पे भी वाटर है और 80 पे भी वाटर है, 10 डिग्री पे भी वाटर है, 80 पे भी वाटर है। कहने का मतलब जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका फेज, फेज का मतलब होता है स्टेट, वो कांस्टेंट रहेगा। फेज क्या रहेगा? कांस्टेंट। कब? जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। लेकिन ये ध्यान देना जब कभी भी फेज चेंज होता है, जैसे आइस, ये क्या हुआ है यहाँ पे आइस, अगर आइस कन्वर्ट होके यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे मान लो किसी कंटेनर में इसको वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो याद रखना आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है, आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और मेल्टिंग में आप बताओ यहाँ पे अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है आइस, तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा। पहले क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा। तो याद रखना आइस से वाटर में कन्वर्जन। यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज आ रहा है क्या? आंसर नो। टेम्परेचर का चेंज आ रहा है क्या? आंसर नो। लेकिन फेज चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? फेज। फेज का मतलब पहले फेज क्या था या स्टेट क्या था इसका? सॉलिड। अब स्टेट क्या हो गया? लिक्विड। मतलब सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन में जो हीट दे रहे हो वो वैल्यू याद रखना है यहाँ पे इसके बराबर नहीं होगा, वो वैल्यू यहाँ पे इसके बराबर नहीं होगा। तो वो किस फॉर्मूले के इक्वल आता है या उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए अभी लेटेंट हीट करके कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पर। तो ये जो सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है वो इसी को रिलेट करता है यहाँ पे कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज, जब आप फेज चेंज कर रहे हो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देखो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। इधर क्या है? आइस, इधर क्या होता है? वाटर। सॉलिड फेज और इधर क्या होता है? लिक्विड फेज। आगे क्या लिखा है? ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज
टेम्परेचर इज कांस्टेंट बट हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। हीट तो जरूरत पड़ेगी ना भाई, हीट नहीं करोगे तो आइस कैसे वाटर में कन्वर्ट होगा। तो जो हीट रिक्वायर्ड होगा टू ब्रेक द इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल है ना सॉलिड स्टेट में, मान लो यहाँ पे ऐसा है कि अगर ये आइस से वाटर में कन्वर्जन आ रहा है, इसमें आइस से वाटर में कन्वर्जन आ रहा है, तो आइस से अगर वाटर में कन्वर्जन आएगा तो यहाँ पे अभी आइस का इंटरेक्शन लेवल देखना है। यहाँ पे ये आइस है और ये कन्वर्ट होके क्या हो गया यहाँ पे वाटर, ये कन्वर्ट होके क्या हो गया यहाँ पे वाटर। तो समझना यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जब आइस होता है तो इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, सॉलिड में इंटरेक्टिव फोर्स ज़्यादा लगता है, लेकिन जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इंटरेक्टिव फोर्स या इंटरेक्शन कम हो जाता है। कम होने का मतलब बॉन्ड थोड़ा सा लूज पड़ता है, दूर दूर हो जाते हैं मॉलिक्यूल। यहाँ पे पास पास मॉलिक्यूल होंगे, इसमें दूर दूर वेपर बनेगा और दूर हो जाएगा मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रहा है। तो ये इन मॉलिक्यूल को दूर रखने के लिए या इंटरेक्शन ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी दे रहे हो वो लैटेंट हीट के फॉर्म में होता है। बस वहीं से कॉन्सेप्ट लैटेंट हीट का है। आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। फिर क्या होता है यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं अपने। यहाँ पे लैटेंट हीट क्या होता है, नोट है बच्चे। आगे ध्यान देना, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज टेम्परेचर इज कांस्टेंट वाइस वर्सा। ये समझना, फिर इसको क्वेश्चन पे आता हूँ, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना होगा। लेकिन पहले इस पॉइंट को हमें समझना होगा। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर जब फेज चेंज होगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा तो फेज कांस्टेंट रहेगा। इसे समझने के लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि अगर आइस है, ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पे आइस, और इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस से स्टीम में कन्वर्ट करना है। हमें किस में कन्वर्ट करना है यहाँ पे स्टीम में, और स्टीम का टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पे 150 डिग्री सेल्सियस। अब ये समझना है, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आइस -10 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करना है। अब इसका कन्वर्जन कैसे होगा ये समझना है, यहाँ पे ये कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस है यहाँ पे अप्लाई होता है, उसका एक चेन यहाँ पे बना रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। समझना है, यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक इस तरीके से रहेगा, फिर क्या होता है सेकेंड ब्लॉक आता है, ये ब्लॉक वाइज समझा रहा हूँ, फिर क्या होता है यहाँ पे थर्ड ब्लॉक आता है, और फिर क्या होता है यहाँ पे फोर्थ ब्लॉक आता है, ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे फिफ्थ ब्लॉक आता है, और फिर क्या होता है यहाँ पे सिक्स ब्लॉक आता है, ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे सिक्स ब्लॉक आता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा ब्लॉक क्या चल रहा है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे पहले आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, जब इसको हीट मिलता है ना तो पहले आइस अपना टेम्परेचर राइज करता है। क्या करता है, टेम्परेचर राइज करेगा। तो आइस पहले आइस में ही कन्वर्ट होगा, आइस आइस ही रहेगा, लेकिन पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक आना चाहिए। कब, जब इसको हीट मिल रहा है कंटिन्यूसली। तो पहले आइस -10 डिग्री सेल्सियस से कितने पे आ गए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 पे आके यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। अगर हीट देना आपने बंद कर दिया, लेकिन अभी भी फर्दर हीट दे रहे हो तो ये क्या करेगा, आइस मेल्ट होना शुरू होगा। क्या होगा, मेल्ट होना शुरू होगा। तो आइस मेल्ट होके फिर किसमें बन जाएगा यहाँ पे वाटर में टोटली, अगर रेगुलरली हीट मिलता रहा। तो वाटर का टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा नहीं है कि वाटर बनता गया टेम्परेचर भी बढ़ता गया, ऐसा नहीं होता है। तो याद रखना, आइस से पहले वाटर में, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर वाटर से कन्वर्ट होके वाटर में ही आएगा, लेकिन टेम्परेचर अगर हीट देते जा रहे हो तो कितने डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ पे 100 तक। आप रेगुलरली इसको हीट दिया तो यहाँ पे 0 डिग्री से 10 से 20 से क्या होता है 50 से 80 से 100 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यूसली अगर टेम्परेचर यहाँ पे हीट देते जा रहे हो। अब वाटर क्या होता है, फिर भी हीट देते जा रहे हो, स्टॉप नहीं किया, तो वाटर वेपराइज करना शुरू होता है। क्या करना शुरू होता है, वेपराइज। तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे वेपर में। अगर ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो कितने तक, तो याद रखना पहले 100 डिग्री सेल्सियस तक पूरा वेपर बनता है। पूरा टोटली क्या होता है यहाँ पे कंप्लीटली वेपर बनता है। टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस रहा है, फिर भी आप हीट देते जा रहे हो, तो अब फेज चेंज नहीं होगा, अब तो वेपर ही होगा, क्योंकि लास्ट स्टेज इसकी क्या रहेगी, वेपर। लेकिन यहाँ पे कितने तक आपको ले जाना है, 150 तक।
तो यहाँ पे 150 तक राइज हो जाता है। अब इसमें एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि आप पहली चीज तो रेगुलर हीट दे रहे हो, कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हो, बात समझ आ रही है ना। तो आइस पहले आइस में कन्वर्ट हुआ -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, फिर आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ और ये 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, अभी टेम्परेचर का चेंज नहीं। फिर वाटर से वाटर, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर से वेपर में टेम्परेचर का नो चेंज, फिर वेपर से वेपर में लेकिन टेम्परेचर चेंज। क्या यहाँ पे एक बात नोटिस करोगे, यहाँ पे दोनों का फेज क्या है, दोनों का फेज क्या है, सेम। यहाँ भी आइस यहाँ भी आइस, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कब, जब फेज क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट, फेज अभी भी कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या, देखो टेम्परेचर का चेंज तो आ रहा है, -10 से 0 पे आ गया, लेकिन फेज अभी भी आइस बना है। अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे सोचो, अब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर का चेंज कितना आ रहा है, 0। भाई 0 से 0 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0। लेकिन फेज चेंज हो रहा है कि नहीं, फेज चेंज हो रहा है कि नहीं, फेज चेंज हो रहा है। मतलब क्या होता है फेज चेंज होने का मतलब कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट होने का मतलब नो चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है आइस से वाटर में। अब यहाँ पे सोचो क्या चेंज हो रहा है, फेज या यहाँ पे टेम्परेचर, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर। तो फेज क्या है, वाटर ये कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, फेज वाटर से वेपर, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर और फेज सेम है। इसी चीज को यहाँ पे लिखा है मैंने, समझो यहाँ पे कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फेज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर जब फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फेज कांस्टेंट रहेगा। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आगे लेटेंट हीट और सारे प्रॉब्लम्स बहुत आसान होते हैं कैलोरीमेट्री के। इतना आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इस प्रॉब्लम पे आ रहे होंगे, समझ रहे हैं यहाँ पे, बॉइलिंग वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम। अगर बॉइलिंग वाटर क्या होता है, यहाँ पे स्टीम में चेंज होता है। एट दिस स्टेज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज। अब समझो यहाँ पे क्या बोला है, बॉइलिंग वाटर तो समझते हो ना, जो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर होता है उसको बॉइलिंग वाटर बोलते हैं, और जो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर होता है उसको मेल्टिंग वाटर समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये वाटर यहाँ पे वेपर में, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर का मतलब स्टीम में, तो यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो टेम्परेचर का चेंज कितना आ रहा है, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है ना, बॉइलिंग वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम, तो स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना होगा, 0। तो बोल रहा है इस पर्टिकुलर स्टेज पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी जब यहाँ पे Q हीट देते हो, तो Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे मान लो n मास था, S डेल्टा T लिखा जाएगा कि नहीं, लिखोगे। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई n, डेल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे T, ना तो Q का वैल्यू पता ना तो n का वैल्यू पता, लेकिन डेल्टा T का वैल्यू पता है, कितना दे रखा है यहाँ पे 0। तो Q डिवाइडेड बाई और मास इंटू 0, m इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 0, तो ये कितना आएगा इन्फिनिटी। अगर किसी भी क्वांटिटी को 0 से डिवाइड करते हो या नंबर पर, तो ये क्या आता है यहाँ पे इन्फिनिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब फेज चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितना होगा, इनफाइनाइट। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। याद रखना ये छोटे छोटे सवाल हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान से सवाल था, समझ आ रहा है ना। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप सॉल्व कर सकते हो। याद रखना यहाँ पे बी इज द राइट ऑप्शन, और यहाँ पे इनफाइनाइट होगा जब फेज चेंज होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू। नोट करना है इसे बच्चे, ध्यान देना यहाँ पे, जब फेज चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जैसे क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है, और जब फेज चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, लेटेंट हीट। क्या आएगा, लेटेंट हीट, एक वर्ड। अब यहाँ पे समझना, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। समझते हैं यहाँ पे कि अगर मैं आइस से यहाँ पे या सॉलिड स्टेट से यहाँ पे लिक्विड स्टेट जो कि वाटर है, अगर इन केस ऑफ बात करें यहाँ पे, तो आइस क्या होता है, सॉलिड से अगर लिक्विड में जाता है तो वाटर में कन्वर्ट होता है। तो जो भी हीट तो देना पड़ेगा ना, तो हीट जो भी सप्लाई कर रहे हो,
यहाँ पे वो किस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे। जितना ज़्यादा मास होगा मेल्ट करने के लिए उतना ही ज़्यादा हीट चाहिए, जितना ज़्यादा मास होगा मेल्ट करने के लिए उतना ही ज़्यादा हीट चाहिए। लेकिन क्या टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है? आंसर नो। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा? आंसर नो। क्योंकि क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? फेज। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? फेज। अभी समझाया पूरा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? फेज। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? तो यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है बट फेज चेंज हो रहा है। ये एरो समझ में आ रहा होगा, फेज चेंज हो रहा है। तो याद रखना यहाँ पे टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, बस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा। इसी कांस्टेंट को बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे लेटेंट हीट। तो ध्यान देना, लेटेंट हीट क्या हो जाएगा यहाँ पे? Q इज इक्वल टू L इंटू M। तो यहाँ पे Q क्या है? हीट सप्लाई या हीट रिक्वायर्ड। M क्या होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और L क्या होता है? लेटेंट हीट। तो यहाँ पे लेटेंट हीट का यहाँ पे इसी फॉर्मूले पे ऐसे लिख दिया कि M इधर डिवीजन में आएगा तो L इज इक्वल टू Q बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? M। अब यही चीज थोड़ा सा रीअरेंज करके मैंने Q इज इक्वल टू ml लिखा है। याद रखना ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब फेज चेंज हो रहा है। कब वैलिड होता है? जब फेज चेंज आ रहा होगा। तो याद रखना जब फेज चेंज आएगा तो ये फॉर्मूला हीट का वैलिड होता है। और जब टेम्परेचर चेंज होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो याद रखना टेम्परेचर के चेंज में कौन सा फॉर्मूला लगता है? ms डेल्टा T, where S is the specific heat capacity और L is the latent heat। इतना समझ में आ रहा है ना? तो अगर ये समझ में आ रहा है तो मुझे यूनिट बता दो लेटेंट हीट का। बस यूनिट बताओ यहाँ पे लेटेंट हीट का। SI यूनिट। याद रखना यहाँ पे SI यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो SI यूनिट ऑफ लेटेंट हीट फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं। L इज इक्वल टू Q बाई क्या हो जाएगा? M। अब SI यूनिट ऑफ यहाँ पे हीट एनर्जी। तो एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है यहाँ पे? जूल। क्या होगा? जूल। जूल। और इधर क्या होता है यहाँ पे? पर यूनिट मास का क्या होता है? kg। तो जूल पर kg इज द SI यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। नोट करना है।